हाउ चाइना इज काउंटरिंग इंडिया। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल साबित हो रही है इन कॉन्टेक्स्ट टू चाइना। आज के सेशन में विस्तार से आपको बताऊंगा किस तरह से चाइना भारत को लगातार एक के बाद एक नुकसान पहुंचाए जा रहा है और भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली चाइना के ऊपर। तो आज के सेशन को आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल, और ये दोनों आर्टिकल एक परसों का है और एक कल का है, और ये जाहिर करते हैं कि चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने देश में भारत को क्या स्थान देना चाहता है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स की समिट होती है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वहां पर मिलते हैं और दोनों एग्री होते हैं कि बॉर्डर पर जो डिसएंगेजमेंट चल रही है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से मुलाकात ऑफिशियली मोदी जी और जिनपिंग के बीच में होती है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि दोनों देश के नेताओं ने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने और एलएसी पर जो चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, यहां से ट्रुप्स को विड्रॉ करने की इच्छा जताई है। ये परसों की खबर है। अब आप कल की खबर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा गैप बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग, चाइना इज साइलेंट ऑन एलएसी पुल बैक, रिपीट्स ओल्ड स्टैंड ऑन टाइज। यानी कि परसों मोदी और जिनपिंग की बात होती है, वहां पर कहा जाता हाँ हम एग्री हैं, लेकिन कल ही जो है चाइना ने साफ कर दिया है कि एलएसी पर जो है वो अपना पुराना स्टैंड ही रखे हुए है। तो क्या है वो स्टैंड और आगे भी जियोपॉलिटिकली इसके क्या इंपॉर्टेंट पड़ने वाले हैं, इसको हम विस्तार से आज के सेशन में समझेंगे। यहां पर आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले प्रॉब्लम कहां पर आई है। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो इतना यहां पर का ये जो बॉर्डर जो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया है ये चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है इसको कहा जाता है अक्साई चीन। किसी जमाने में ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1962 के वॉर में चाइना ने भारत पर अटैक किया और भारत के लद्दाख का जो ईस्टर्न सेक्टर है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है इस पर कब्जा कर लिया। साथ में हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको भी उसने कब्जा लिया था। असम में तो बहुत ही ज़्यादा उसके मैदानी इलाकों तक वो पहुंच चुका था, लेकिन बाद में आपको पता है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर होता है चाइना के ऊपर, इसलिए चाइना अपनी आर्मी को जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर मैकमोहन लाइन से पार ले जा लेता है। यानी कि वहाँ पर का जो एरिया चाइना ने कब्जाया था वो तो हमको वापस मिल जाता है, लेकिन ये जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है ये हमको वापस नहीं मिलता। और अब इसमें क्या हुआ है कि 2019 के बाद से चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का यूज करना शुरू किया और चाइना ने इस एलएसी से 13 किलोमीटर भारत की सीमा में अंदर घुसाया। ठीक है, तो लगभग एलएसी से 13 से 15 किलोमीटर चाइना इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके आ गया और इस एरिया पर ये बैठ गया। अब ये पीछे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप सोचेंगे कि 13 किलोमीटर अंदर कैसे आ गया। देखिए 13 किलोमीटर अंदर बिल्कुल ऐसे आया, इसके लिए चाइना ने एक सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का यूज़ किया। देखिए सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी देश की किसी टेरिटरी को कब्जाना है, अगर हम एक ही बार में अटैक कर देंगे तो पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट हो जाएगा कि चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया है, तो इससे ये नुकसान हो जाता है। इसलिए चाइना चाहता है कि सबसे पहले मैं एक चोटी को काटूँ, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, 2-3 महीने बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, फिर 3-4 महीने बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, बढ़ता जाऊँ और इस तरह से धीरे धीरे करके 10-20 साल में एक बहुत लंबा एरिया जो है चाइना हथिया लेता है। इस टेक्निक का यूज इसने भारत के बॉर्डर पर बहुत ही ज्यादा किया है। अरुणाचल प्रदेश के पास भी ऐसा कर रहा है, सिक्किम के पास भी ऐसा कर रहा है, और लेह लद्दाख में तो क्या बताएं, लद्दाख में तो स्थितियां बहुत ही बुरी हो चुकी हैं। तो इस टेक्निक का यूज करते करते चाइना ने इंडिया की बहुत ज्यादा जमीन कब्जा ली। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना अगर सलामी स्लाइसिंग से इंडिया की जमीन कब्जा रहा है तो भारत की सेना वहां पर क्या कर रही थी। देखिए भारत की सेना आप जानते हैं कि भारत सरकार के ही अधीन होती है। अब देखिए भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो 5 सालों के लिए होती है। तो आमतौर पर नेताओं का यही स्टैंड रहता है कि हम जो है बॉर्डर इश्यूज़ को थोड़ा सा ढीला ही रखें, कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर अंदर आ गया तो आने दो, अगली बार देख लेंगे, अगली सरकारें देख लेंगी। जबकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है और वहाँ पर आपको पता है कि वो लोग जनता के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेह नहीं होते हैं, तो वो लोग अपनी पॉलिसीज़ को 20 से 30 सालों के हिसाब से बनाते हैं कि हमें आने वाले समय में ये करना है। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना बॉर्डर पर 1 किलोमीटर अंदर घुसाया। अब अगर ये न्यूज़ आ जाती है पब्लिक में सामने तो सरकार की तो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी सरकार की। चाइना एलएसी में 1 किलोमीटर अंदर घुसाया, तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तो सरकारें आमतौर पर इसमें ये कॉन्शियस रहती हैं कि इलेक्शन की बात करेंगे। ये वाली जो बातें हैं ना, हमारे यहाँ पर हर दूसरे तीसरे महीने में 6 महीने में इलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो हर कोई स्टेप एलएसी पर क्या होता है, इलेक्शन की बात करेंगे या अगली वाली जो सरकार आएगी वो करेगी। इस वजह से जो है चाइना ने हमारी बहुत बड़ी टेरिटरी को हड़प लिया है। अब यहाँ पर एक बात जानकर आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, खासतौर पर चाइना पर तो आएगा, साथ में भारत के नेताओं पर भी आएगा।
चाइना की डिमांड है कि आप हमको 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन अवेलेबल कराओ इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तब हम यहां से घुसेंगे। पहली बात क्या है कि ये पूरा का पूरा एरिया भारत का है, यहां पर अनधिकृत रूप से चाइना एलएसी तक घुस आया। पहली बात तो यही एरिया चाइना का नहीं है। फिर वहां से वो 13 किलोमीटर अंदर फिर घुस आया। अब कह रहा है भारत से कि यहां से 20 किलोमीटर का आप क्या दो, बफर जोन दो। बफर जोन वो जोन होता है जहां पर हमारी आर्मी नहीं जा सकती है पेट्रोलिंग करने के लिए, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। बफर जोन का मतलब यहां पर कोई कार्य होंगे ही नहीं। और इंडिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ठीक है, हम तुमको 3 से 5 किलोमीटर का बफर जोन अपनी टेरिटरी में अवेलेबल करा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना जो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक से एलएसी से 13 किलोमीटर अंदर घुसा है, उसको तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, और साथ में उसको 3 किलोमीटर का बफर जोन, वो तो 15-20 किलोमीटर का मांग रहा है, वो भी तुमने उसको दे दिया। यानी कि भारत की सेनाएं कितना पीछे हो जाएंगी। ये एलएसी है, कायदे के अनुसार यहाँ पर हमारी आर्मी होनी चाहिए, लेकिन ये एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्गम है और यहाँ पर रहने में बहुत ज़्यादा खर्चा पानी हो जाएगा। इस वजह से भारत की आर्मी आमतौर पर पीछे के एरियाज में रहती हैं और यहाँ पर हमारे जो ट्रुप्स हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 किलोमीटर अंदर पहले वो घुस आया, फिर कह रहा है कि 20 किलोमीटर का और बफर जोन दो, तो इतनी पीछे हमारी यहाँ पर आर्मी हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकली कितना बड़ा भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की जो जमीन है ऑफिशियली जो है चाइना के कंट्रोल में जा रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट था जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, नोबडी इनसाइड अवर बॉर्डर्स अवर पोस्ट हैव बीन नॉट बीन ऑक्यूपाइड। ये पीएम मोदी का स्टैंड है। तो हमारे नेता आमतौर पर यही करते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। अब सोचिए कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमारी सारी चौकियां हमारी कंट्रोल में है, हमारी सेना के कंट्रोल में, हमारे देश के अंदर कोई नहीं आया। तो एक तरह से ये स्टैंड करता है कि भारत जो है इसको खुद ही मान रहा है। मोदी इज नो इंट्रूजन बाय चाइना क्लेम कॉन्ट्राडिक्ट्स इंडिया स्टैंड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो जाता है कि मोदी आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर आया है तो आया है बोलिए, उसको खदेड़िए, नहीं खदेड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वो करिए, लेकिन जो सच है उसको बोलना चाहिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि इंडिया ने लॉस कर दिए हैं टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 2019 से पहले थे जहाँ तक भारत की सेनाएं पेट्रोलिंग करने के लिए जाया करती थी। उसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को भारत लॉस कर चुका है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी सारी चौकियाँ हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि इलेक्शन है अलग अलग जगह पर। अगर ये बात सामने आ जाए कि दुश्मन ने हमारे एरिया पर कब्जा कर लिया है, तो जो विश्व गुरु, ठीक है, ग्लोबल लीडर वाली जो छवि है मोदी जी की, वो धूमिल हो जाएगी। और इससे पहले भी आमतौर पर ऐसा होता रहा है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सारी पार्टियां आमतौर पर यही करती हैं, एक दूसरे पर जो है वो करती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि भारत के नेता बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करने को लेकर। दुश्मन जो है हमारे एरिया पर आ जाता है और चुनाव में हम हार न जाएं, इस टेक्निक की वजह से हमारी सेनाएं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं। ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आपको पता होगा, अब आप सोचोगे ठीक है, उसके बाद गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, चाइना ने हम पर अटैक किया, हमारे 20 सोल्जर्स जो है वहाँ पर शहीद हो जाते हैं और बहुत ही ब्रूटल अटैक वो था। एक तरह से 40 से 45 जवान वहाँ पर गंभीर रूप से घायल होते हैं। जो सरिये होते हैं उनमें कीलें ठोक करके वो लेके आए थे उसमें, और उससे जो है अटैक किया था। तो यहाँ पर हमारे 20 से ऊपर सैनिक जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद भारत सरकार का आपको पता होगा कि उस समय एक माहौल बना था, तो उस समय हमारी मीडिया ने खूब बढ़ चढ़ के बोला, देखो मोदी सरकार की टेक्निक देखो, चाइना का हमने टिकटॉक बैन कर दिया, चाइना के हमने 15-20 ऐप बैन कर दिए, चाइना को हमने सबक सिखा लिया। लेकिन चाइना को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा इस सबसे। अगर आप आंकड़े देखेंगे, वैसे अगर आप गोदी मीडिया के चैनल्स को देखेंगे तब तो आपको लगेगा कि भारत बहुत ही महान है और हमने तो चाइना को बिल्कुल धूल ही चटा दी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इवन चाइना जो है वो काफ़ी आगे रहा। अब आप देखेंगे गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रोज शार्पली पोस्ट गलवान क्लैश, यानी कि गलवान क्लैश के बाद भारत ने चाइना के साथ ट्रेड कम नहीं किया बल्कि और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसमें से भारत जो सामान बेचता है चाइना को उसकी वैल्यू और भी कम होगी, भारत की खरीदने की वैल्यू और ज़्यादा होगी। यानी कि जितना भारत गलवान वैली इंसिडेंट से पहले चाइना से सामान खरीदता था, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया, और जितना सामान भारत गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना को बेचा करता था वो और ज़्यादा घट गया। यानी कि चाइना ने कहें गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भारत पर कार्रवाई की, भारत कुछ भी नहीं कर सका। आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 2022 में $100 बिलियन को पार कर गया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ पर है। आप देखेंगे हमारा जो टोटल डिफेंस बजट है ना, वो लगभग 70 से 75 बिलियन डॉलर का होता है। यानी कि हमारा जितना डिफेंस बजट है उससे ज़्यादा व्यापार घाटा हमको चाइना से बिजनेस करने पर होता है। चाइना से व्यापार घाटा $100 बिलियन है। हमारा टोटल डिफेंस बजट, यानी कि रक्षा पर जो हम टोटल खर्च कर रहे हैं, कोई हथियार हम खरीदते हैं या फिर जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनकी सैलरी पेंशन, ये सब पर $70 बिलियन खर्च होता है, और चाइना से हम जो है 100 बिलियन का सामान जो है इतने डेफिसिट पर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत चाइना से कितना पीछे है।
साथ में आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ टिकटॉक ऐप, दो चार ऐप बैन करके चाइना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उससे उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण भी आगे जाने में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक बहुत ही बड़ी बात की जाती है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो $3.75 ट्रिलियन है। ये कहकर बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ बनाई जाती है कि भारत तो दुनिया में बिल्कुल विश्वगुरु हो गया है, भारत के सामने तो कोई टिकने वाला ही नहीं। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे ना, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, इसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारी जीडीपी फिर भी 5वें नंबर पे है। हम टॉप पर होने चाहिए लेकिन एक्चुअल में है नहीं। इसके विपरीत अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना तो 6.25 ट्रिलियन एक्सपोर्ट ही करता है, उसकी जीडीपी तो लगभग 17-18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जितना हमारी टोटल जीडीपी है उतने का सामान चाइना तो बेच ही लेता है, उससे दुगने का सामान 6.25 ट्रिलियन डॉलर का सामान तो चाइना बेचा करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम चाइना से कितना पीछे हैं। जितनी हमारी जीडीपी है, हमसे 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, और हम कहते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो 6.25 ट्रिलियन डॉलर तो उसके एक्सपोर्ट्स ही हैं, हमारी जीडीपी से दुगने उसके क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर थोड़े से मैं आंकड़े दिखाना चाहता हूँ कि 2022, अभी 23 तो चल रहा है, जब ये ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद इसके आंकड़े सामने आएंगे। 2022 में इंडिया और चाइना के बीच में कुल $135.98 बिलियन का ट्रेड हुआ। ट्रेड हुआ में का मतलब है भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया और चाइना ने कितना एक्सपोर्ट किया, दोनों ही जोड़ा जाएगा। तो 135.98 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ पर ट्रेड होता है, जिसमें से आप देखेंगे कि 118.5 बिलियन डॉलर का सामान चाइना हमारे मार्केट पर बेच पाता है, जबकि इसके विपरीत इंडिया केवल और केवल 17.48 बिलियन डॉलर का सामान ही चाइना को बेच पाया, ठीक है। और पिछले साल तक, ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे चाइना को 28.1 बिलियन डॉलर थे, ये घट गए। यानी कि ध्यान रखना, गलवान क्लैश के बाद चाइना ने हमारे ऊपर निर्भरता अपनी बहुत ही कम कर ली है। पहले से हम 28 जो है बिलियन डॉलर का ट्रेड चाइना के साथ करते थे, इतना एक्सपोर्ट करते थे, अब हमारा घट के कितना हो गया, केवल 17.48 हो गया, और चाइना का बढ़ करके कितना हो गया, 118। हिस्ट्री में कभी भी इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर क्रॉस नहीं कर पाया। अब चाइना से हम 100 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे पर हैं। चाइना हमको टोटल मिला के 118.5 बिलियन डॉलर का बेचता, हम उसको 17.48 बिलियन डॉलर का बेचते हैं। तो देख सकते हैं कि इंडिया का मार्केट चाइना के ऊपर कितना डिपेंड करता है। तो अगर चाइना और इंडिया के बीच में कोई वॉर हो जाती है, या फिर अगर चाइना अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के साथ तोड़ देता है, या भारत को सामान एक्सपोर्ट करने से ही मना कर देता है, क्योंकि चाइना के पास दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर वो अपना एक्सपोर्ट करता है, लेकिन भारत के पास ऐसा नहीं है। अगर चाइना एक झटके में भारत के साथ ट्रेड ही खत्म कर देता, तो भारत तो बिल्कुल एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पर महंगाई इस कदर पहुंच जाएगी, सामानों की किल्लत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि चाइना के ऊपर हम अभी भी इकोनॉमिकली कितना डिपेंड करते हैं। इसके साथ ही आगे मैं और दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए मोदी जी बिल्कुल एकदम ग्लोबल लीडर हैं, या इससे पहले भी बनाया जाता था, मनमोहन सिंह है, चाहे कोई भी इससे पहले के जो लीडर्स हैं, सबको बिल्कुल एकदम ग्लोबल लीडर वाली छवि हमारे देश का मीडिया दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने अभी ब्रिक्स की समिट में क्या किया था। देखिए, चीन था, चाइना ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाहता था अपने हिसाब से, भारत और ब्राजील इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखेंगे इंडियन मीडिया का, आमतौर पर इंडियन मीडिया के इसी तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ब्रिक्स एक्सपेंशन, चीन के ब्रिक्स विस्तार वाले सपने पर भारत और ब्राजील का वीटो, थरी रह गई जिनपिंग की होशियारी। तो इस तरह के आर्टिकल देखकर आपको सोचते होंगे कि हाँ ये तो बहुत ही गजब का हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने लाख प्रयास कर लिए कि इसका एक्सपेंशन ना हो, ठीक है। ब्राजील को भी अपने साथ में मनवा लिया कि चाइना का जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है ब्रिक्स का, इसको जो है होल्ड पर रखा जाए, लेकिन चाइना ने बोला कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा और हम करके रहेंगे। और आप यहां पर देख पाएंगे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो भी गया है, ठीक है। ब्रिक्स में 6 नए सदस्य आने वाले समय में आने वाले हैं, जिसमें से आप जानते हैं यूएई है और मिस्र है, और भी 4 अन्य देश हैं। तो ब्रिक्स का विस्तार नहीं रुकेगा, चाइना ने साफ कर दिया था, और ब्रिक्स का विस्तार नहीं रुका। जबकि अगर आप अगर इंडियन मीडिया के आर्टिकल्स आजकल पढ़ रहे होंगे, टीवी चैनल्स देख रहे होंगे, तो उसको बिल्कुल उसमें बिल्कुल पीएम मोदी को ग्लोबल इमेज वाली छवि के साथ दिखाया गया। एक जगह पे शी जिनपिंग आते हुए दिख रहे होंगे आपको, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर पर रोक दिया, ठीक है। जबकि मोदी जी आ रहे थे तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर आने दिया। तो इस खबर को प्रमुखता से हमारे यहाँ पर देखा कि देखो साउथ अफ्रीका में जिनपिंग की बेइज्जती होगी, मोदी जी की बिल्कुल ऐसी होगी, जबकि एक्चुअल में भारत की कूटनीति ब्रिक्स में पूरी तरह से धराशायी हुई है। भारत नहीं चाहता था ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाइना के फेवर में। भारत पहले चाहता था कि पहले रूल्स रेगुलेशंस बने कि किस तरह से ब्रिक्स का विस्तार हो, जबकि चाइना अपने फेवर वाली कंट्रीज को, जो कि वेस्टर्न के एक तरह से सैंक्शंस का शिकार हो रहे हैं, उनको जो है एक तरह से आगे लाया जाए, और चाइना इसमें पूरी तरह से सफल हुआ और भारत इसमें पूरी तरह से हार गया, ठीक है।
साथ में आपको ये भी पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से ये भी खबरें सामने आ रही थी कि शी जिनपिंग की अगवानी करने के लिए खुद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा गए थे, जबकि पीएम मोदी का स्वागत करने को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया दक्षिण अफ्रीका के एयरपोर्ट पर। ऐसा बीबीसी का ये जो आर्टिकल है मैंने वो लिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनके स्वागत के लिए मामूली से कैबिनेट मंत्री को वहाँ पर भेजा गया था। इससे पीएम मोदी नाराज हो गए और उन्होंने प्लेन से उतरने से ही मना कर दिया। ठीक है, हालांकि बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को जो है वहां पर एयरपोर्ट पर भेजा पीएम मोदी के स्वागत के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद ही जो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की आवभगत में व्यस्त थे और पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा। और ये जो खबर दी थी, ये खबर जो है डेली मेवरिक एक वहाँ का न्यूज़ चैनल है उसने दी थी। और इस न्यूज़ चैनल का दावा है कि जब हमने इस खबर को प्रकाशित किया था तो उसके बाद इंडिया की ओर से हमारे ऊपर साइबर अटैक किया गया और हमने अपनी वेबसाइट को भारत में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि भारत में अगर हमारी वेबसाइट चल रही होती तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा साइबर अटैक हो सकते थे। हालांकि भारत सरकार ने भी और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी जो है इसको खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग की अगवानी में व्यस्त थे। उन्होंने शी जिनपिंग को एक्सेप्ट किया, उनको एक तरह से वहां पर लेने के लिए भी आए और उनकी ही जो है एक तरह से चापलूसी करते रहे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एक कैबिनेट मंत्री को भेजा। और आमतौर पर आपको पता है कि हमारा जो गोदी मीडिया है, पीएम मोदी जब G7 की मीटिंग में गए थे या फिर वहां गए थे तो वो एक तरह से ग्लोबल इमेज वाली छवि बनाने का प्रयास करते, लेकिन एक्चुअल में हकीकत इससे उलट है और बहुत ही उलट है। तो ही आप समझ पाए होंगे डेली जो ये वाला न्यूज़ पेपर इसने कहा भी है कि हमने जो है अपनी वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया, भारत ने हमारे ऊपर साइबर अटैक किया, ये सारी बातें चल रही हैं। अगला हम देखना चाहते हैं कि चाइना इंडिया को आखिर घेर कैसे रहा है। देखो चाइना इंडिया को घेर रहा है किस तरह से। ये जितने भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान चाइना का दोस्त, अफगानिस्तान चाइना का दोस्त, ठीक है, नेपाल तो पूरी तरह से गोद में बैठ गया, भूटान और बचा था, केवल भूटान और श्रीलंका बचे हैं जो भारत के साथ कहीं ना कहीं अलाय हैं। बांग्लादेश भी चलो न्यूट्रल है, लेकिन म्यांमार तो पूरी तरह से चाइना के गोद में, क्योंकि म्यांमार पर जब भी वेस्टर्न सैंक्शंस लगते हैं तो ये चाइना के पाले में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चाइना का प्रयास है भारत को चारों दिशाओं से घेरने का। ऊपर से लैंड बाउंड्री के माध्यम से, पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान के नेता तो ओपनली कहते हैं कि जब भी चाइना इंडिया पर अटैक करेगा हम भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर को ले पाने वाला वो है नहीं। तो जब भी चाइना का इन्वेजन भारत पर अगर फ्यूचर में होगा तो उसी समय हम जो है कश्मीर पर अटैक करेंगे और कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेंगे। तो पाकिस्तान तो सीधी आप समझ सकते हैं कि चाइना जो कहेगा वही ये करेगा। नेपाल भी चाइना के गोद में चला गया तो इतना बड़ा एरिया भारत के सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर हो जाता। साथ में अब तो स्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं कि चाइना ने अब हिंद महासागर में भी भारत को घेरने की पूरी योजना बना ली। इससे पहले चीन के स्टेटमेंट ही आप देखिए, इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो जब चाइना इस तरह के स्टेटमेंट देता है कि इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, तब भारत क्यों नहीं ऐसे स्टेटमेंट देता, साउथ चाइना सी इज नॉट चाइना सी। लेकिन भारत की ओर से तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलते। भारत ने सिंपल ये कहा था कि ये इंडियन ओशियन साउथ चाइना सी नहीं है, जबकि कहना यह चाहिए था कि साउथ चाइना सी इज नॉट चाइना सी। जब चाइना कहता है कि इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, देन इंडिया को भी कहना चाहिए कि पैसिफिक ओशियन हो या फिर साउथ चाइना सी है, ये भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है, और इंडियन ओशियन में चाइना का इन्फ्लुएंस इतना तेजी से बढ़ रहा है, आप यहां पर देखेंगे चाइना ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये चाहता है कि जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सोचिए चाइना सीपैक प्रोजेक्ट बना रहा है, भारत की कश्मीर से होकर गुजर रहा है वो, ठीक है, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर आपको पता है ग्वादार पोर्ट, और ग्वादार पोर्ट पर तो चाइना ने अपनी मिलिट्री भी बाकायदा बताया जा रहा है कि डिप्लॉय करने वाला है। ठीक है, भारत ने कहा कि हम ठीक है तुमने ग्वादार बना लिया, हम तुम्हारे बगल में ईरान में जो है चाबहार बनाएंगे। तो चाबहार आपको पता है कि अब भारत के यहाँ से जा चुका है। भारत अब ग्रीस में जो है इस तरह की संभावनाओं को तलाश रहा है, और ग्रीस में भी जो पोर्ट है वो भी चाइना के ही कंट्रोल में, वहाँ पर भी बिना चाइना की पार्टनरशिप के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ में चाइना क्या कर रहा है, इधर म्यांमार के माध्यम से इधर आने का प्रयास कर रहा है। यानी कि ध्यान रखिए, बंगाल की खाड़ी में भी चाइना आएगा, अरब सागर में भी चाइना आएगा, बंगाल की खाड़ी में म्यांमार होते हुए आएगा और अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए आएगा। साथ में आपको पता है कि चाइना के नीचे यहाँ पर इसने हम्बनटोटा पोर्ट ले रखा है, और म्यांमार में कोको में एक मिलिट्री बेस बना रहा है, और यहाँ पर जिबूती में इसका सैन्य अटैक, यानी कि स्थल से तो घेर रहा है, जल से भी जो है भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। और भारत की जो परंपरागत नीति है कि अगर चाइना तुमने कुछ खुरापात की तो हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा सारा ट्रेड ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए चाइना ने बाकायदा 3-3 नेवल बेस जो है यहाँ पर बनाने की तैनाती की शुरुआत कर दी है। कोको आइलैंड का तो बाकायदा मिलिटराइजेशन भी शुरू हो चुका है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। साथ में आपको पता है कि भूटान और चाइना अपने बाउंड्री टॉक को लेकर जो है एक तरह से मीटिंग उन्होंने आयोजित करा दी है, और 3 स्टेप इन्होंने रोड मैप भी बना दिया कि हम किस तरह से जो भूटान है और चाइना का बॉर्डर इश्यू सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे भूटान चाइना के बारे में चला जाता है तो ये जो डोकलाम वाला एरिया है, डेफिनेटली आप देखेंगे कि चाइना
एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस डोकलाम को कब्जाने के लिए भूटान से, ताकि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो है तत्काल जो है अटैक किया जा सके। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि भारत चाइना से चारों ओर से घिरता नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगा कि भारत चाइना को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ें तो चाइना ने कश्मीर इशू पर आप देखेंगे कि ठीक है, कश्मीर इशू तो इंडिया पाकिस्तान का इशू था, वहां पर भी चाइना भारत को घेर रहा और वहां पर भी वो पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा। आप देख सकते हैं जब इंडिया ने अपने टूरिज्म की जो एक मीटिंग थी वो कश्मीर में आयोजित कराई थी, तो चाइना ने इस मीटिंग का बाइकआउट किया था। चाइना टू बाइकआउट G20 मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन कश्मीर। और चाइना का यहां पर कहना था कि जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहां पर G20 की जो समिट होती है इसका हम विरोध करते हैं। और चाइना और पाकिस्तान दोनों ने इसका बाइकआउट किया था। और चाइना के साथ ही आपको जानते हैं कि मिश्र, जिसको हमने स्पेशल गेस्ट अपने यहाँ पर इनवाइट किया था, साथ में से पहले रिपब्लिक डे की परेड में हमने उसको इनवाइट किया था, वो तक जो है इसका हिस्सा था। टर्की ने भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी कि चाइना चाहता कि भारत जो कुछ भी करे उसमें कमियां निकाले और उसका सीधा विरोध करे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि कश्मीर इशू को लेकर भी जो है चाइना अब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा। साथ में आपको पता होगा कि जो मौलाना मसूद अजहर है उसको जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसको सैंक्शन लगाने का प्रयास किया था, तो उस पर भी चाइना ने जो है अड़ंगा लगाया था। आपको पता होगा कि ये जो मसूद अजहर है, अगर आपको नहीं पता है तो मसूद अजहर पहले भारत की जेल में बंद था, आतंकवादी था, और बाद में हमारी एक फ़्लाइट जो है वो कब्जाई जाती है, तालिबान के जो आतंकी थे उनके द्वारा उसको जो है अफगानिस्तान में ले जाते हैं और हमको इसे छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। इसके बाद आपको पता होगा कि इस मसूद अजहर को भारत ने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए हैं यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के, लेकिन इन प्रयासों पर चीन ने हमेशा से ही अड़ंगा लगाया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि भारत के जो आतंकी हैं, जो हमारे यहाँ पर खून खराबा कर रहे हैं, चाइना उनको बचा रहा है पाकिस्तान के फेवर में। तो भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर ये है। साथ में आपको पता है कि चाइना ने संस्कृत का फ्रेज है वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में आपको पता है कि G20 में जो भारत की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इससे भी चाइना को आपत्ति है। चाइना का कहना है कि देखो भाई, G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, इसलिए तुम संस्कृत में G20 का जो ये फ्रेज है वसुधैव कुटुंबकम, इसको एंटर नहीं कर सकते। यानी कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो कोई भी स्टेप ले रहा है, चाइना चुन चुन करके उनका विरोध कर रहा है और भारत को जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से उनको समझ पाए होंगे। भारत जो है चाइना की जो पॉलिसी है इसका विरोध कर रहा है, जिसके लिए भारत वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और भी जो अमेरिका है इनके साथ लगातार टाई अप करने का प्रयास कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो बातें आपको बताई आप इन्हें ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।